हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि घनीय जो संरचना होती है, घनीय संरचना के अंतर्गत यदि हम बात करें मात्रक कोष्ठिकाओं की, तो मात्रक कोष्ठिकाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती थी। पहली मात्रक कोष्ठिका हमने कहा था आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और दूसरी एकक कोष्ठिका की यदि हमने बात की थी तो केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या था बेटा, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें उसके कोनों पर क्या हो, कण उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती थी। और जिसके कोनों के अतिरिक्त कुछ कणों, अन्य कण अन्य स्थानों के केंद्रों में भी उपस्थित होते हैं, क्या कहलाती थी, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका बेटा हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी। पहली प्रकार की काय केंद्रित या अंत केंद्रित, दूसरी फलक केंद्रित, तीसरी अंत्य केंद्रित। तो देखो काय केंद्रित किसे कहा था, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसके कोनों पर तो कण उपस्थित होते ही हैं, परंतु साथ के साथ एक कण उसके काय केंद्र अंत केंद्र में भी उपस्थित होता है, क्या कहलाती थी, काय केंद्रित। और फलक केंद्रित में क्या होता था, फलक पर उपस्थित होते थे एक एक कण। इसके अलावा अंत्य केंद्रित में क्या होता था, कोनों के अतिरिक्त कुछ कण दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते थे। अब देखो उनमें जो हमने कणों की संख्या काउंट की है उसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम इन्हें समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखो पहले है हमारे पास एक आयनिक यौगिक में तत्व ए और बी उपस्थित। देखो कोई आयनिक यौगिक है जिसमें तत्व ए और बी दो तत्व उपस्थित है। तत्व ए तो क्या है, परमाणु जो है वो घन के कोनों पर उपस्थित है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं आए। फिर भी परेशानी अगर आती है, वैसे आशा करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं आएगी। आंसर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं हमारा घन, जिससे क्या है हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाएँ। एक घनीय संरचना बना ली हमने। अब इस संरचना में क्या करना है बेटा, हमें वो कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक, क्रिस्टल कौन सा है, आयनिक, जो किससे मिलकर बना है, ए और बी से। इसमें इस यौगिक में तत्व ए के परमाणु कोने पर उपस्थित है। 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर क्या कर देंगे हम, तत्व ए के परमाणु प्रेजेंट कर देंगे। कर दिया हमने, ये 8 कोनों पर तत्व ए के परमाणु प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। होने के बाद जबकि तत्व बी के परमाणु फलक के केंद्रों पे लगे हुए हैं, तो बी के परमाणु क्या हो जाएंगे, प्रत्येक इसके फलक के केंद्र में आ जाएंगे। ये बी के परमाणु फलक के केंद्र में, ऐसे ही ये फलक हो जाएगा बेटा, ये बना दिया हमने फलक, फलक के केंद्र में बी के परमाणु, तीसरे फलक के केंद्र में, चौथे फलक के केंद्र में, और ये आगे वाला और एक पीछे वाला। 6 फलक होते हैं, 6 के केंद्र में हो जाएंगे। अब देखो हम सोल्व करते हैं। पूछा हुआ क्या है, यदि कोने के परमाणुओं में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल जाए, कोने के कोई भी परमाणु जिसमें से माना कि ये एक 8 कोनों में से एक कोने का परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया, तो कितने बच जाएंगे कोने पे, 7। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि जालक, ये जो क्रिस्टल जालक बनेगा, जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या, या फिर हम कह देंगे कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, 7। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एक तत्व ए तत्व का परमाणु था, कोने पर अनुपस्थित है। अनुपस्थित है तो कितने बच जाएंगे, 7। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। करना कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमें सबसे पहले तो कणों की संख्या निकालनी है। कोने की कणों की संख्या निकाल लेंगे और फलक के जो कण हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे। फिर हम दोनों का अनुपात निकालते हैं। दोनों का अनुपात निकालने के बाद हम उसका सूत्र बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, तो कोने पर उपस्थित तत्व ए के कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, हम जानते हैं चूंकि कोने 8 होते हैं, ठीक है, परंतु एक क्या हुआ, छोड़कर निकल गया, तो कितने रह जाएंगे, 7, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक कोने पर उपस्थित प्रत्येक कण को केवल उसका 1/8वां भाग ही क्रिस्टल जालक में मिल पाता है। तो 1/8 प्रति कोना परमाणु,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/8 कण कोने पर। दूसरा क्या है, फलक का ले लेंगे हम, तो हम कह देंगे फलकों पर उपस्थित बी तत्व के कणों की संख्या। अब बेटा बी तत्व के कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं एक घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक के केंद्रों में कितने कण उपस्थित हो जाएंगे 6, तो 6 तो फलक के कण हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक फलक पर उपस्थित जो कण होता है जब वो क्रिस्टल जालक में संपर्क में आता है तो उसमें प्रत्येक फलक का कण अन्य 2 को स्पर्श करने के कारण उसको केवल उसका 1/2 भाग ही मिल पाता है। तो 1/2 प्रति फलक परमाणु हो जाएगा। तो हमारे पास कितने कण आ जाएंगे 3, तो 3 कण। अब देखो करना क्या है, हमने कोने पर उपस्थित कणों की संख्या निकाल ली बेटा, फलक पर उपस्थित कणों की संख्या निकाल ली। अब दोनों का क्या करना है अनुपात, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो तत्व ए व बी के कणों का अनुपात, दोनों के हम कणों का क्या कर लेंगे अनुपात, ए अनुपात बी। ए के कणों का कितना आया 7/8 और बी के कण कितने आए बेटा 3। सोल्व कर लेंगे 7 और 8, देखो ये अनुपात में ऐसे होता है ना, तो उधर जाके ये गुणा हो जाता है। तो 1/8 2 × 16 3 × 24 हो जाएगा 7/24 हमारा आंसर आ जाएगा। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, देखो किससे मिलकर बन रहा था यौगिक, ए और बी से मिलकर बन रहा था। ए का अनुपात कितना आया कणों का 7 क्रिस्टल जालक में, और बी का कितना आया 24, तो A7 B24 होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। अब सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से होते हैं ये, ठीक है, हम आगे सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। देखो परेशान नहीं होना है, हमें आराम से सोल्व कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक घनीय ठोस 2 तत्व x और y से मिलकर बना है। तो देखो आंसर नंबर 2, घनीय ठोस किससे मिलकर बना है x और y से, परमाणु y घन के कोनों पर। सिंपल सी बात है, हम वैसा का वैसा ही क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना लेंगे समझने के लिए। नहीं भी बनाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो देखो हमने ये डायग्राम बना लिया समझने के लिए, घन बना लिया, क्रिस्टल जालक तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या कह रहा है इस सूत्र पे, देखो एक घनीय ठोस 2 तत्वों x और y से मिलकर बना है, कोई बात नहीं बनाए तो परमाणु y घन के कोनों पर, ये काम की बात है। तो कोने पर कौन आ जाएंगे बेटा y, तो परमाणु y तो क्या हो जाएंगे घन के कोनों पर प्रेजेंट कर देंगे हम, ये कर दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है तथा x अंत केंद्र में उपस्थित, तो इसके अंत केंद्र या काय केंद्र में क्या हो जाएगा एक x परमाणु उपस्थित। पूछ क्या रहा है वो यौगिक का सूत्र लिखिए, तो सूत्र निकालना हमारे लिए कौन सी नई बात है, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि घन के कोने पर उपस्थित y तत्व के कणों की संख्या निकालेंगे बेटा अपन। तो y तत्व के कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं y तत्व कोने पर उपस्थित है और कोने पर कितने कण होते हैं 8 कोनों पर 8 कण है। और हम ये भी जानते हैं कि कोने पर उपस्थित प्रत्येक जो कण होता है अवयवी कण, उसको उसका 1/8वां भाग ही क्रिस्टल जालक में मिल पाता है, अध्यसित हो पाता है। तो हमारे पास कितना कण आ जाएगा कोने का 1 कण, ठीक है। दूसरी बात हम इसी में आगे बढ़ेंगे, अंत केंद्र का कण निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि घन के अंतः केंद्र में उपस्थित x तत्व के कणों की संख्या। अब बेटा x तत्व के कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो सोचो
क्योंकि हम जानते हैं काय केंद्र में उपस्थित है। जैसे माना कि ये आपका इस कोई घन है, अगर इसके केंद्र में कोई कण रहेगा तो उसको अन्य कोई भी कण संपर्क में नहीं आएंगे क्योंकि वो मध्य में उपस्थित है, अतः उसको उसका पूरा भाग मिल पाता है। तो एक है तो इसको पूरा भाग मिलेगा, तो एक ही अपन लिख सकते हैं सीधा, तो एक कण इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सूत्र निकालना है यौगिक का। तो सबसे पहले देखो y और x तत्व जो है इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। x व y तत्वों के क्या हो जाएगा, कणों का अनुपात, कणों का अनुपात। अब देखो कणों का अनुपात क्या आ जाएगा, x अनुपात y, x का भी एक है y का भी एक है, तो 1 अनुपात 1। तो सूत्र भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, x का भी 1 y का भी 1, 1 1 लगाओ तब भी ठीक, नहीं लगाओ तब भी ठीक, x y होगा। इसे हम क्या कर देंगे, देखो कोई भी सूत्र जब आएगा ना हमारे पास बेटा तो उसे एक कोष्टक में बंद कर देंगे हम, ताकि जब कॉपी चेक करने वाला कॉपी आपकी चेक करे तो उसे कोई परेशानी नहीं हो, उसको आपका सूत्र आसानी से दिखे और वह सही करे उसको। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे समझ में। देखो थर्ड क्वेश्चन है, तत्व A तथा B से बने यौगिक की घनीय संरचना है। देखो हम ऐसे ही उसको इजी गोइंग में समझ सकते हैं, डायग्राम बनाने की अब हमें जरूरत नहीं है। तत्व A और B से बने यौगिक की संरचना कौन सी है, वो कह रहा है कि घनीय संरचना है जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर, हम जानते हैं A परमाणु घन के कोने पर उपस्थित है तो कोने पर 8 उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक को 1/8 मिलेगा, तो कितने आ जाएंगे कोने के कण, 1। तथा B फलक के केंद्रों पर, हम जानते हैं फलक के केंद्र कितने होते हैं, फलक कितने हैं 6, तो केंद्र भी कितने कण हो जाएंगे 6, और प्रत्येक को कितना मिलता है फलक वाले को 1/2, तो 3 कण उसके आ जाएंगे। करते हैं सोलम। तो देखो तत्व, पहली बात करेंगे हम तत्व A के, या फिर सही लैंग्वेज लेंगे हम, कोने पर उपस्थित तत्व A के कणों की संख्या। तत्व A के कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, हम जानते हैं कोने पर 8 कण उपस्थित है और प्रत्येक को 1/8 मिलता है, तो कितना हो जाएगा 1 कण। फिर देखो दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो आपसे, फलक की। तो फलकों पर उपस्थित तत्व B, देखो फलक पर कौन है B, तो B के कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 6 फलक होते हैं तो 6 कण B के, और प्रत्येक फलक के कण को कितना मिलता है 1/2, तो कितने आ जाएंगे 3 कण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमें करना क्या है, यौगिक का सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो हम कह देंगे कि तत्व A व B के कणों का अनुपात, दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A अनुपात B, A के कणों का अनुपात 1, B के कणों का अनुपात कितना आया 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, यौगिक का सूत्र हम निकाल सकते हैं कि A और B, A का कितना 1 और B का 3 होगा। ठीक है, अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 4th क्वेश्चन पे है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एकक कोशिका के फलकों के केंद्र पर, देखो क्रिस्टल किसका है, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का कोई क्रिस्टल है, उसकी एकक कोशिका के फलकों के केंद्र पर, केवल फलक के केंद्र की बात कर रहा है ये। तो फलक हम जानते हैं 6 होते हैं, तो केंद्र पर कितने आयन होंगे Na+6, उनका निकाल लेंगे अध्यासित के आधार पर। तो देखो हम जानते हैं कि NaCl क्रिस्टल में फलकों के केंद्रों पर
उपस्थित Na+ आयनों की संख्या निकालनी है हमें। तो देखो करना क्या होगा, हम जानते हैं चूंकि 6 फलक होते हैं, ये 6 फलक और 1/2 क्या होता है, प्रति फलक परमाणु हो जाएगा। प्रत्येक फलक को 1/2 मिलता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब देखो हमें करना क्या है, अतः 3 नीचे लिख देंगे लैंग्वेज में, अतः 3 Na+ आयन उपस्थित होंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो चारों क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है हमारे नोट्स में, पीडीएफ में, आप उससे भी सोल्व कीजिए। अगर किसी तरह की कोई आपको परेशानी आती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, ताकि हम क्या। अगला टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। अब बात करते हैं हम निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या है। देखो सबसे पहले हमें इन्हें जानना होगा। तो हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों में उनके जो अवयवी कण रहते हैं वो परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ठोस पदार्थों में अवयवी कणों का जो परतों के रूप में व्यवस्थित होना पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाओं के नाम से जानते हैं। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें अवयवी कण क्या होते हैं, निबिड़ संकुलित होते हैं, इनकी परतों के रूप में एक निश्चित व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम जानते हैं उनके मध्य छोटे से रिक्त स्थान बच जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को या तो हम रिक्ति, वॉइड, रिक्ति बोलते हैं, या फिर बेटा हम उन्हें क्या बोलते हैं, अंतःकाशी स्थल के नाम से जानते हैं। अंतःकाशी स्थल। ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। हम कहेंगे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों में उसके अवयवी कण निबिड़ संकुलित अर्थात परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। परंतु उनमें कहीं ना कहीं पर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे यहाँ पर रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को हम रिक्ति या अंतःकाशी स्थल के नाम से जानते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो कहे आपसे कि रिक्ति किसे कहते हैं या अंतःकाशी स्थल किसे कहते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाए। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर यदि हम क्या करें कि जो ठोस पदार्थ है उसके अवयवी कणों को कठोर गोले माने, तो उससे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखो हमें एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ना है, एक विमीय से हम द्विविमीय बनाएंगे, द्विविमीय से हम क्या करेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो हम यदि ठोस पदार्थ के यहाँ पर कठोर गोले माने तो उनसे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम 3 चरणों में देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ए, बी और सी। ए होगा हमारा एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन। सेकंड होता है बेटा हमारा द्विविमा में, एक विमीय से हम द्विविमीय बनाएंगे, तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन। और तीसरा होता है हमारा त्रिविमीय, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। अब हमें करना क्या है, इन्हें समझना है। देखो पहला हम पढ़ते हैं एक विमा में निबिड़ संकुलन। देखो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में क्या होता है, ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस पदार्थ के अवयवी कण, माना कि ठोस पदार्थ का एक अवयवी कण ले लिया हमने, ऐसे ही दूसरा अवयवी कण, इनको इस तरह से एक पंक्ति में स्पर्श कराते हुए क्या कर देते हैं, हम व्यवस्थित कर देते हैं। कर दिया हमने, ऐसे ही एक पंक्ति में हम व्यवस्थित कर देंगे। इधर भी आगे आप कितनी भी बड़ी पंक्ति बना सकते हो। किस प्रकार से, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, कंचे खेलते थे, वो कंचे की जैसे गोलियां होती हैं उनको हम एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो उसी प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। अब देखो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में होता क्या है कि जो कोई भी एक गोला होता है वो एक कण अन्य 2 कणों को स्पर्श करता है। जैसे माना कि मैं एक कण को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एक को थोड़ा डार्क कर दिया,
अब हम देखते हैं कि ये कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 और 2 को स्पर्श करता है, अतः इसकी यहाँ पर उपसह संयोजन, देखो कह देंगे हम उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा समझिए ताकि आगे हमें परेशानी नहीं आए। एक विमा में निबिड़ संकुलन, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में ठोस पदार्थ के अवयवी कणों को एक दूसरे के पास स्पर्श कराते हुए यहाँ पर एक पंक्ति के रूप में हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। हो गया एक विमा में निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में कोई भी जो एक कण होता है वो अन्य 2 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। ठीक है, अब वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, तो हमारा सीधा आंसर होगा कि निबिड़ संकुलित संरचनाओं में कोई भी एक कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है वही क्या कहलाती है, उसकी उपसह संयोजन संख्या के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा, द्विविमा में निबिड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखो दोनों को यदि हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। ठीक है, तो कैसे, पहला तो होता है बेटा वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। अब देखो ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन त्रिविमीय में भी होता है, परंतु यहाँ विशेष ध्यान रखना है अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, द्विविमीय का। और दूसरा होता है यहाँ पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। दोनों को थोड़ा सा मैं कंपैरिजन से आपको बताता हूं। देखो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि इसमें ये हमने क्या कर दिया, एक पहली परत बना दी, एक विमीय निबिड़ संकुलित परत की संरचना हमने क्या कर दी, बना दी। ठीक है, बनाने के बाद हम इसको क्या दे देते हैं, एक परत नाम दे देते हैं, जो ए नाम दे दिया हमने। जब एक विमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर अपन दूसरी परत को इस प्रकार से रखें, एक विमीय को, कि दूसरी परत के कण और पहली परत के कण क्या हो जाए, एक सीध में आ जाए जस्ट। तो हम बनाते जाएंगे बेटा ऐसे, दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के क्या हो जाएंगे, सीध में आ जाएंगे। तीसरी परत को भी इसी प्रकार से हम व्यवस्थित कर देंगे कि तीसरी परत के कण भी क्या हो जाए, दूसरी परत और पहली परत की क्या हो जाए, कणों की सीध में आ जाए। हो गया। अब देखो इस प्रकार की व्यवस्था में इसके कण और इसके कण ऊर्ध्वाधर रूप से भी एक सीध में आ रहे हैं और क्षैतिज रूप से भी क्या हो रहे हैं, एक सीध में आ रहे हैं। तीनों पंक्तियां समान होने के कारण तीनों को हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं चित्र ए ए ए। और भी अन्य पंक्तियां रखते जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो डेस लगा देंगे, पैटर्न हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हमें करना क्या है, थ्योरी समझना है इस प्रकार से। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में दूसरी परत को हम पहली एक विमीय परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के ऊर्ध्वाधर ऐसे और क्षैतिज ऐसे, ठीक है, एक सीध में आ जाए, तथा तीसरी को भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि सभी कण क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक सीध में आ जाए। हो गया। अब देखो इस प्रकार के पैटर्न में सभी परतें समान होने के कारण इसे ए पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे बेटा हम, देखो कोई भी एक कण ले लेंगे, वही उपसर्जन संख्या निकालनी है अपन को, तो एक कण को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब देखो ये एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, एक, देखो 2 3 4 को स्पर्श कर रहा है, तो 4 को स्पर्श कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी उपसंयोजन संख्या की यदि हम बात करें तो लिख सकते हैं उपसंयोजन संख्या
कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, पॉज करो। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, इन 4 गोले जिनको ये स्पर्श कर रहा है, तो उपसन संख्या 4 तो हो गई। अब इनको हम क्या कर देते हैं, इन 4 के केंद्र को मिला दे जिनको स्पर्श कर रहा है। इसको स्पर्श कर रहा है केंद्र बिंदु, इसको स्पर्श कर रहा है केंद्र बिंदु, इसको स्पर्श कर रहा है केंद्र बिंदु, इसको स्पर्श कर रहा है केंद्र बिंदु। चारों के केंद्रों को यदि हम मिला दें यहाँ पर रेखाओं से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। बन गया वर्ग। वर्ग बनने के कारण ही इस संकुलन को हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या करना है, ये पहली बेटा हम क्या करें, एक विमीय निबिड़ संकुलित परत ले लेंगे। ले ली हमने, ये एक विमीय निबिड़ संकुलित परत ले ली। इसको हमने ए नाम दे दिया परत को, ए परत। ठीक है। दूसरी एक विमीय निबिड़ संकुलित परत को हम क्या करते हैं, इस पहली परत के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो दूसरी परत के कण होते हैं ना, वो कहाँ जाए, यहाँ पर पहली परत के अवनमन, ये जो गर्त है ना खड्डे, इनको अवनमन बोला जाता है। अवनमन या गर्तों में जाए, तो दूसरे परत के कण सीध में नहीं आने चाहिए, बल्कि कैसे, अवनमन में आने चाहिए। तो ये अवनमन में फिट कर दिया हमने। तो ये दूसरी परत पूरे ऐसे कैसे ही 2 गोलों के बीच में एक गोला आ जाएगा अवनमन में, तो हमने ये प्रदर्शित कर दिया बेटा। फिर ऐसे कैसे बढ़ाते जाएंगे, हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस परत को देखो आप ए नाम दिया था हमने। दूसरी परत के कण इसकी सीध में नहीं है, तो सीध में नहीं होने के कारण इसको अन्य नाम दे देते हैं, हम बी नाम दे देते हैं, बी परत। अब तीसरी परत को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि तीसरी परत के कण जो होते हैं दूसरी परत के अवनमनों में आ जाए। तो देखो तीसरी परत के कण क्या हो जाएंगे, दूसरी परत के अवनमन यानी कि गर्तों में हमारे पास आ जाते हैं। तो ये दूसरी परत के गर्तों में ये आ जाएंगे। आ गए। अब इस प्रकार तीसरी परत के कणों की हम बात करें, इनको क्या नाम देंगे, दूसरी परत से तो डिफरेंट है, परंतु इसमें हम देखते हैं कि दूसरी पहली परत और तीसरी परत के कण क्या है, देखो एक तरह से सीध में आ गए। तो तीसरी परत पहली परत के समान है, अतः इसे भी क्या नाम दे देंगे हम, ए। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम क्या नाम दे सकते हैं, इसी प्रकार से व्यवस्थित करते जाएंगे तो हम नाम दे सकते हैं ए बी ए डैश 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 पैटर्न। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो उपसह संयोजन संख्या की बात करेंगे, इसकी उपसह संयोजन संख्या। उपसर्जन संख्या क्या हो जाएगी बेटा इसकी, अब देखो गेस करो आप, कोई भी एक गोला ले लीजिए, जैसे सपोज ये ले लिया अपन ने, कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, वही क्या हो जाती है, उपसर्जन संख्या। तो उपसर्जन संख्या में हम क्या करेंगे, देखो एक इसको स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र बिंदु, इसको स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र बिंदु, इसको स्पर्श कर रहा है केंद्र बिंदु, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी कर रहा है, इनको ही कर रहा है ना ये वाला गोला। तो देखो 6 गोलों को स्पर्श करता है ये एक कण, अतः इसकी उपसर्जन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी बेटा। इन 6 गोलों के केंद्रों को हम क्या कर दें, मिला दें। मिला दिया तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देखो ये संरचना बनी है आपके पास, क्या है ये सभी जानते हो, षटकोण बन गया ना षटकोण। तो षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इस संकुलन को हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी बोलते हैं। अब देखो एक और चीज होती है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, देखो बेटा संकुलन क्षमता क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, और इसमें भी अपन क्या करेंगे, संकुलन क्षमता, ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। संकुलन क्षमता, देखो वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो होता है उसकी संकुलन क्षमता हमारे पास होती है 52.4%। ठीक है। और जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है इसकी संकुलन क्षमता होती है 60.4%। अब ये होती क्या है कि कोई भी अवयवी कण जो होते हैं वो किसी पात्र का कुल आयतन ले लो आप, उस पात्र के कुल आयतन में से जब आप उसमें कण भरोगे, पदार्थ भरोगे, तो कणों के द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है वही क्या कहलाती है, उसकी संकुलन क्षमता। ठीक है। जैसे माना कि एक पात्र है, उसका आयतन 10 लीटर है, अब उसमें हमने कोई चीज भर दी, कुछ स्पेस रह जाता है, बीच बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, तो स्पेस तो रह गया यहाँ पर
10 लीटर का आयतन था, 10 लीटर के आयतन में से 9 लीटर भर गया, 1 लीटर खाली रह गया, तो उसके संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 90% हो जाएगी। तो वही बात है कि किसी भी पात्र की कुल आयतन में से कणों के द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। और इसकी संकुलन क्षमता 60.4% और इसकी 52.4%, यानी कि इसकी संकुलन क्षमता अधिक है, यानी कि ये निबिड़ संकुलन अधिक दक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कम बचते हैं। देखो इसमें रिक्त स्थान बड़े बच रहे हैं और इसमें देखो रिक्त स्थान छोटे बचते हैं। ठीक है, अब एक बार बेटा यहाँ तक वापस फास्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन, ताकि कोई परेशानी नहीं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो निबिड़ संकुलित संरचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें उनके अवयवी कण निबिड़ संकुलित अर्थात परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। फिर भी देखो इनमें कहीं ना कहीं पर बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान बच जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को ही हम क्या कहते हैं, रिक्ति या अंतःकाशी स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक विमा हम क्या करते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को निम्नलिखित 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है एक विमा में निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में हम क्या करते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके अवयवी कणों को एक पंक्ति में स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित कर देते हैं। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक कण पंक्ति में अन्य 2 कणों को स्पर्श करता है, अतः इसकी उपसंचरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आप बात आती है उपसंचरण संख्या क्या होती है बेटा, तो उपसंचरण संख्या की हम कह देंगे कि किसी भी निबिड़ संकुलित संरचना में कोई भी कण अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, जैसे ये 2 को कर रहा है तो इसकी उपसंचरण संख्या क्या हो जाएगी, 2 होती है। सिंपल सी बात। दूसरा देखो द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितना होता है, 2 प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। पहला वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में हम दूसरी परत के जो कण हैं उनको हम क्या करते हैं, पहली परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत के कण पहली परत के कणों से क्या हो जाए, सीध में आ जाए। और तीसरी परत को भी इसी प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसके कण सीध में आ जाए। इस प्रकार सभी परतों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से ऐसे सीध में देखो, और क्षैतिज रूप से भी क्या होते हैं, सीध में आ जाते हैं। तीनों परतें समान होने के कारण इन्हें तीनों को ए परत नाम दे देते हैं। इस प्रकार का पैटर्न क्या कहलाता है, ए पैटर्न या ए निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो इसे वर्गाकार क्यों कहा, संकुलन भी बोल सकते थे। वर्गाकार इसलिए कहा कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में सबसे पहले हम उपसंचरण संख्या निकालते हैं। एक गोला है मध्य का कोई भी, वो कितने को स्पर्श कर रहा है, देखो 1 2 3 4 को स्पर्श करता है तो उपसंचरण संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब इन जिन 4 को स्पर्श कर रहा है इन 4 गोलों के केंद्र बिंदु को आप मिला दो लाइनों से, तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए इस संकुलन को हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो होता है द्विविमीय, उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। यानी कि हम किसी भी पात्र में ऐसे गोलों को व्यवस्थित करके भर देंगे तो उसमें केवल वो 52.4% ही स्थान घेर पाएंगे, शेष इसमें रिक्तियों का स्थान रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं, हम पहले एक विमीय परत है, इसके ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी परत के कण पहली परत के जो गर्त होते हैं ना, खड्डे, इन गर्तों के मध्य में आ जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, पहली परत को ए नाम दे दिया, दूसरी परत के कण पहली के सीध में नहीं होने के कारण इसे हम दूसरा नाम बी दे देंगे। तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तीसरी परत के कण दूसरी परत के जो अवनमन होते हैं, गर्त होते हैं, इनमें आ जाए। तो इसे हम देखेंगे संरचना को कि इस प्रकार की संरचना में पहली परत और तीसरी परत के कण क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। तो पहली परत के समान होने के कारण तीसरी परत को क्या नाम दे देंगे, हम ए परत। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम क्या कह देंगे, ए बी ए पैटर्न के नाम से, ए बी ए निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं उपसंचरण संख्या की, तो इसमें हम जानते हैं एक कण जो होता है मध्य का, वो 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श करता है। तो उपसंचरण संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इन 6 कणों के जिनको स्पर्श कर रहा है यहाँ पर केंद्र बिंदु को मिला दो तो एक षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 60.4%। यानी कि व्यवस्थित कर दोगे तो 60.4% स्थान घेरेगा, बाकी सब क्या रह जाएगी, रिक्तियाँ। अब देखो आपसे ऐसे पूछता है बेटा वहाँ पे क्वेश्चंस कि यहाँ पर वर्गाकार और षटकोणीय निबिड़ संकुलन की यहाँ पर उपसंचरण संख्या कितनी होती है, तो इसकी तो 4 और उसकी 6। आपसे संकुलन क्षमता पूछे तो इसकी 52.4, उसकी 60.4। अंतर पूछ लेता है तो 2 अंतर तो आपके पास ये हो गए, तीसरा अंतर आपके पास डेफिनेशन का हो जाएगा। और आप डायग्राम बना के अंतर भी ऐसे कैसे करके आ सकते हो। ठीक है, वहाँ तो थ्योरी में, पर अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, धन्यवाद।